हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम अपन ने फोर्थ चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। ठीक है, आज अपन अब फोर्थ चैप्टर का जो पार्ट रह गया था न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एक्सरसाइज के पीछे अपन जानते हैं एक आंकिक प्रश्न का एक अलग से पोर्शन होता है जहाँ पर हमें उसको सोल्व करना होता है। इसके अलावा अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो वो आप बहुत ही ईजी होते हैं, आप उनको ज़रूर सोल्व करिएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बढ़ेंगे क्या, आंकिक प्रश्नों पे न्यूमेरिकल सेक्शन पर चलेंगे। ठीक है, और इसका सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गोलाकार चालक है। देखो मैं एक बार को रख देता हूँ। देखिए, एक गोलाकार चालक है और इसकी धारिता 1 पिकोफैरड दी हुई है। 1 पिकोफैरड। देखो पहले तो आपको लिख लेना है क्या क्या आपको दिया हुआ है। क्या है कि गोलीय चालक है, गोलीय चालक। ठीक है, और इसकी धारिता दी है 1 पिकोफैरड। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, गोलीय चालक कहा है, गोलीय संधारित्र नहीं कहा है। ठीक है, गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक, इसकी धारिता अपन जानते हैं। ठीक है, इसकी धारिता क्या होती है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ठीक है, इसमें ये त्रिज्या होगी, आपको ये त्रिज्या इसमें ज्ञात करनी है। R इक्वल क्या हो जाएगा, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻9 इंटू सी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना है, 1 पिकोफैरड, मतलब 10⁻12 फेरड। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 9 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कहा है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसने कहा है कि इनका क्षेत्रफल ए जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन प्लेटों के मध्य की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 100 न्यूटन पर कूलम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इसमें कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है प्लेट, है ना, प्लेटों के लिए, और केवल क्षेत्रफल दिया हुआ है। और अपन जानते हैं E इक्वल क्या होता है, सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र होता है। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। बस ये आपको ये मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान रखेंगे, E इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, Q/ε0A हो जाएगा। तो Q यहाँ पर पूछा है आपसे, तो Q इक्वल ε0A इंटू E। ठीक है, बस आपको मान रखने हैं, जैसे ε0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू A क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। 1 सेंटीमीटर में मीटर होता है 10⁻2 मीटर होगा, स्क्वायर कर देंगे तो इंटू 10⁻4 हो जाएगा। फिर E दिया हुआ है इसमें इंटू 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपका बेटा अपना प्रश्न क्वेश्चन जो है 3 क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसको निश्चित विभवांतर पर रखा गया है। ठीक है, विभवांतर को निश्चित पर रखा गया है। विभव समान रखकर, इसने कहा है कि विभव को समान रखना है, और समान रखते हुए ही
जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके भीतर कोई 3 मिलीमीटर मोटी कोई स्लेब है, ठीक है, कोई पट्टी का है, उसको इसमें हम रखते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 मिलीमीटर को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें एक ये जो शर्त है, इस शर्त का आपको इसमें ध्यान रखना है विभव को समान रखकर, ठीक है। और यहाँ पर इसने इस चीज़ को भी कहा है कि 2.4 मिलीमीटर इनके बीच की जो चौड़ाई है, ठीक है, प्लेटों के बीच के, है ना, तो इसको भी क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर विभव को समान रखना है, देखो पहले समांतर प्लेट संधारित्र है नॉर्मली, ठीक है, तब उसकी धारिता अपन जानते हैं क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है नॉर्मली, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये कोई स्लेब को रखते हैं, विभव को ही समान रखना है। अब देखो एक बात बताओ, जब विभव को समान रखना है, या चलो मान लो सब समान भी नहीं हो, तो भी इस कंडीशन में जब अपन कोई परावर्तांक भरते हैं प्लेटों के मध्य, तो जो पहले आवेश था वही आवेश अब भी रहेगा, तो आवेश तो यहाँ पर नहीं बदलता है। और ऊपर से कहा है कि पहले जो विभव था और वो विभव बाद में भी वही होना चाहिए, इसी की वजह से इसको इनके बीच की चौड़ाई जो है ये बढ़ानी पड़ती है। तो इसका मतलब विभव समान है, आवेश समान है, तो सिंपली इनकी धारिताएं भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जब इनके बीच में ये पट्टिका इनमें प्रवेश करवाई जाती है, तब इनकी धारिता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में लिख देता हूँ डी डेस लिख देता हूँ माइनस टी प्लस टी डिवाइड एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये अपन जानते हैं ये सूत्र, लेकिन यहाँ पे मैंने डी डेस क्यों लिखा, क्योंकि अब यहाँ पर प्लेटों के बीच की चौड़ाई बढ़ गई, है ना। पहले क्या थी, जैसे मान लो कि ये प्लेट है, इनके बीच की चौड़ाई पहले क्या थी, डी थी, तब इनकी धारिता ये थी, ठीक है। जब इनमें पट्टिका रखी गई तब इनके कहा है कि इनके बीच की ये चौड़ाई जो है वो बढ़ानी पड़ी, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि टोटल ये कितनी है, ये नहीं कहा है, बस इसने कहा है कि इनके बीच की चौड़ाई 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ी। तो अब वो मान लो कि नया जो संधारित्र हमें प्राप्त हो गया, इस तरीके से भाई परावर्तांक भर दिया इसमें, तो अब मान लो कि वो क्या हो गई, इसकी चौड़ाई डी डेस हो जाएगी। और ये कहा है कि आंशिक रूप से, क्योंकि ये 3 मिलीमीटर है, ये 2.4 मिलीमीटर का है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही भरा हुआ होगा, ठीक है। तो अपन आंशिक रूप से के लिए, इसके लिए धारिता का सूत्र ये उपयोग करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डेस माइनस टी प्लस टी डिवाइड एप्सिलॉन आर। टी यहाँ पर क्या होगी, इस पट्टिका की चौड़ाई है ना, मोटाई जो है 3 मिलीमीटर यहाँ पर दी हुई है। डी डेस हमें नहीं मालूम है और नहीं हमें डी मालूम है, हमें बस यहाँ पर क्या मालूम है, इन दोनों के मध्य का अंतर हमें मालूम है। कहा है कि भाई इनके बीच की चौड़ाई को कितना बढ़ाना पड़ता है, फिर 2.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो सिंपली अब देखो यहाँ पर विभव समान है, आवेश यहाँ पर समान है, होगा ही, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनकी धारिताएं भी क्या हो जानी चाहिए, एक दूसरे के समान होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डेस माइनस टी प्लस टी डिवाइड एप्सिलॉन आर, ठीक है। धारिताएं कैसी होगी, समान होगी, तो ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं, है ना, अपन इनको व्युत्क्रम करके, क्योंकि ऊपर 1 1 बच रहा है, तो व्युत्क्रम करके भी लिखेंगे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी इक्वल डी डेस माइनस टी प्लस टी डिवाइड एप्सिलॉन आर में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात यह है कि डी डेस, यहाँ पर देखो डी डेस जो है वो इस डी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, इस डी को हम इधर भेज दें और बाकी इस टर्म को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखिए ये बनेगा डी डेस माइनस डी बनेगा, और ये इधर आएगा, ये वाला माइनस टी इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस टी, और ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब देखो डी डेस माइनस डी, ये आपको दिया हुआ है कितना, 2.4 मिलीमीटर आपको दिया हुआ है, ये मान लिख दीजिए यहाँ पर 2.4 मिलीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। टी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 मिलीमीटर, और यहाँ पर ये टी है तो कॉमन लेकर मैं लिख दूंगा 3 इंटू 10 की घात माइनस 3, 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे। देखो 2.4 इंटू 10 की घात माइनस 3, ठीक है, और ये डिवाइड हो गया 3 इंटू 10 की घात माइनस 3 इक्वल क्या बच गया, 1 माइनस 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर,
ठीक है, ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 × 24 हो गया, तो 0.8 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इधर क्या है, 1 - 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर है। ठीक है, 0.8 इक्वल 1 - 1 डिवाइड एप्सिलॉन आर है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर 0.8 इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस, ठीक है, 1/एप्सिलॉन आर हो गया। ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन आर -1। ठीक है, अब आप एक काम करिए, क्योंकि ये -1 आ रहा है तो इसको आप इस तरफ भेज दीजिए और इस टर्म को इधर भेज दीजिए, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 0.8 एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इससे एक में से अपन 0.8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 एप्सिलॉन आर। क्लियर है यहाँ तक? 0.2 से इसको डिवाइड कर दो, तो एप्सिलॉन आर इक्वल क्या बन जाएगा, 1/0.2। ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 10 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट को हटाएंगे तब। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया, 5। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये परावितता का मान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, देखिए इसमें कहा है कि दो संधारित्र है, एक की धारिता है C1 मतलब 2 माइक्रोफेरेड, दूसरी की धारिता है 4 माइक्रोफेरेड। कहा है कि जब इनको एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा उसके बाद में मान लो इनको कहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इन दोनों ही क्रम में जो इनकी तुल्य धारिताएं आती है इनकी तुलना करनी है। तो अपन जानते हैं कि तो जब हम कोई भी राशियों की, दो राशियों की तुलना करवाते हैं तो हम उनको अनुपात के रूप में ही करवाते हैं। ठीक है, तो इसका बस सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, एक बार तो आप श्रेणी क्रम में इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कर लीजिए। जैसे श्रेणी क्रम के लिए अपन जानते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल क्या होगा, C1 × C2 अपॉन C1 + C2 हो जाएगा। ठीक है, इससे तो इनका मान रख देना, आंसर आ जाएगा यहाँ पर C इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के लिए। ये किसके लिए आएगा, श्रेणी क्रम के लिए आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही समांतर क्रम के लिए आप ज्ञात करो। समांतर क्रम के लिए, तो समांतर क्रम के लिए C इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है, C1 + C2 होता है। इसमें देखो 2 × 4 अपॉन 2 + 4 हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 अपॉन 6, ठीक है, माइक्रोफेरड। और इस वाले में कितना आ गया, 2 + 4 मतलब 6 माइक्रोफेरड। बस धारिताओं की इनकी तुलना करवानी है। ये श्रेणी क्रम के लिए मैं इसको CS लिख देता हूँ और ये CP लिख देता हूँ इसको। तो बताओ CS अपॉन CP इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 अपॉन 6 अपॉन 6 कितना हो गया यहाँ पर, ये 8/36। तो ये 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 मतलब 2:9। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तो बच्चों? ठीक है, बहुत ही सिंपल से पर्सन है, कोई टफ तो है नहीं। ठीक है, तो फटाफट हम इनको करते हुए चल रहे हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर लेंगे 5th। ठीक है, देखो जो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो मैंने दो चालक गोलों को तार के द्वारा जोड़कर आवेश पूर्ण वितरण वाला जो टॉपिक मैंने करवाया था उस पर बेस ये क्वेश्चन है ना। और बहुत ही शॉर्ट में ये क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कुछ सूत्र है ना प्राप्त करके, उन सूत्रों की सहायता से हम आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और वो टॉपिक भी इससे यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर है और एक ही है 0.10 मीटर। मतलब दो धातु के गोले हैं, ठीक है भाई, एक धातु का गोला है और एक कोई दूसरा धातु का गोला है। इसकी त्रिज्या तो R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। अब R1 तो क्या दिया हुआ है, ये तो है R1 और ये क्या है, R2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, और कहा है कि प्रत्येक का आवेश 75 माइक्रोकूलम है, तो दोनों का आवेश ही समान है। ठीक है, तो इसका मतलब Q1 और Q2 ये दोनों क्या है यहाँ पर 75 माइक्रोकूलम हो गया। गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर, अब कहा है कि गोलों को अगर हम यहाँ पर पतले तार की सहायता से इनको अगर जोड़ देते हैं,
ठीक है। तो इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन उभयनिष्ठ विभव यहाँ पर पूछा है, ठीक है। और सेकंड पूछा है आवेश प्रवाह की मात्रा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उभयनिष्ठ विभव में तो आप डायरेक्टली सूत्र का उपयोग करो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव अपन जानते हैं। देखो उभयनिष्ठ विभव कैसे प्राप्त करोगे, है ना। आपको फॉर्मूला तो उभयनिष्ठ विभव का ये मालूम होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर कोई धारिताएं दी हुई है क्या, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर केवल क्या दिए हुए हैं, इनके आवेश दिए हुए हैं, ठीक है। और उभयनिष्ठ विभव में इससे पहले का एक रिलेशन और होता है, वो देखिए वो क्या होता है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो अपन जानते हैं कि पहले अगर आवेश इस पर Q1 था, ठीक है, इस पर बाद पहला आवेश क्या था, Q2 था, टोटल आवेश ये इक्वल होगा Q1 डेज प्लस Q2 डेज। भाई आवेश बदल गया होगा इनका, Q1 डेज व Q2 डेज हो गया होगा, ठीक है। Q1 डेज क्या होगा, अब देखो आवेश प्रवाह होगा कब तक होगा, जब तक कि दोनों की विभव समान नहीं हो जाए, और वही विभव क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। तो इसमें Q1 डेज का मतलब है C1V प्लस इसमें है C2V, और ये Q1 प्लस Q2 के इक्वल होता है, ठीक है। बस आपको करना है क्या है, अभी यहाँ पर ये V निकालना है, तो V इक्वल बताओ क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 अपॉन C1। अब यहाँ पर बताओ ये धारिताएं तो दी हुई नहीं है, अब अपन गोलीय चालक की धारिता तो जानते हैं ना, इनका सूत्र जानते हैं हम, क्योंकि त्रिज्या दी हुई है। तो ये क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा R2। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इस चीज़ को, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ठीक है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁹, फिर ब्रैकेट Q1 प्लस Q2, ठीक है, अपॉन में R1 प्लस R2। बताओ, है ना, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, और उसको अपन जानते हैं कितना होता है, ये 9 इंटू 10⁹। अब कुछ नहीं करना, जो भी इनके मान हैं वो आपको मान रखने हैं और इसको हल कर लेना है। तो 9 इंटू 10⁹, ठीक है, Q1 प्लस Q2 तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150, तो 150 माइक्रोकुलाम मतलब इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। R1 और R2 यहाँ पर दिए हुए हैं। R1 कितना है 0.05 और R2 है 0.10, ठीक है। तो 0.05 प्लस 0.10, V इक्वल 9 इंटू इसको मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक जीरो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 5 बच गया यहाँ पर, ठीक है। और ये 9 में से 5 गया तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 15 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पर बच गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.15, ये हो गया 0.15 हो जाएगा। तो मैं पॉइंट हटा दूँ यहाँ से, तो इसको मैं इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये 15 से ये 15 गया यहाँ पर, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 9 इंटू 10⁻6 वोल्ट। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। तो 9 इंटू 10⁻6 वोल्ट इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करिए। आवेश कितना प्रवाहित हो रहा था, ठीक है भाई। ये चालक है, इनको जब इनसे कनेक्ट किया तो जो इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, जिसमें मैंने कहा कि वो आवेश प्रवाह हो रहा है डेल Q, ये बताना है आपको। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले देखो, पहले तो इनका आवेश है ना, संपर्क से पूर्व इनका आवेश आपको मालूम है, दोनों पर 75 माइक्रोकुलम है। त्रिज्याएं अलग होने की वजह से इनकी विभव अलग है, और उसी वजह से आवेश का प्रवाह हुआ होगा। फिर विभव समान हो गया, इसका मतलब फिर आवेश का प्रवाह रुक गया, इसका मतलब अब इनका आवेश बदल गया होगा। मान लो कि इसका आवेश बदलकर Q1 डेज हो गया, इसका कितना हो गया Q2 डेज। फिर मैंने ये Q1 डेज ज्ञात करना बताया था, इनके लिए मैंने एक सूत्र बताया था। Q1 डेज इक्वल क्या होता है, जो इसकी त्रिज्या होती है गोले की R1 तथा दोनों गोलों की त्रिज्याओं का योग, ठीक है, इनटू टोटल आवेश। जैसे मैं टोटल आवेश मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर Q। अब Q1 डेज कितना हो जाएगा, R1 यहाँ पर कितना दिया है 0.05,
ठीक है। और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, अब आप इसको डायरेक्टली करो 0.15। और कैपिटल Q का मतलब है टोटल आवेश, Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 और Q2 दोनों सेम थे, तो कितना हो जाएगा टोटल 150, ठीक है, माइक्रोकुलम है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट गया और ये पॉइंट गया, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 3 15, 3 आ गया यहाँ पर, और 3 पंजे यहाँ पर बचा 50 माइक्रोकुलम। तो Q1 डेज यहाँ पर कितना हो गया, पहले था 75 माइक्रोकुलम, अब हो गया कितना 50 माइक्रोकुलम, तो कितना प्रवाह हुआ होगा, तो हम डेल Q यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, वो होगा Q1 माइनस Q1 डेज, तो 75 माइनस 50 कितना आ गया 25 माइक्रोकुलम। तो 25 माइक्रोकुलम का आवेश का प्रवाह इस पर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको करवा दिया है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, 150 वोल्ट पर एक आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरेड के किसी निरावेशित गोली से कर दिया जाता है। देखो एक तो आवेशित है और दूसरा निरावेशित है। जो आवेशित है उस पर उसका वोल्टेज 150 वोल्ट है, जो निरावेशित होगा तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक का V1 दिया हुआ है और एक का V2 है, वो क्या दिया हुआ है आपको, जीरो दिया हुआ है। और क्या पूछ लिया इसने, उभयनिष्ठ विभव यहाँ पर पूछ लिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए उभयनिष्ठ विभव यहाँ पर आप डायरेक्टली सूत्र अब यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हो, कौन सा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आप यहाँ उपयोग कर सकते हो। C1 का मान दिया हुआ है, V1 का मान देखो, ये तो है अपना C1 और ये है अपना V1, ठीक है, और ये है क्या C2, जबकि यहाँ पर V2 जो है बच्चों क्या दिया हुआ है, जीरो, क्योंकि इसने कहा है निरावेशित गोला है, इसका मतलब विभव क्या क्या होगा, उसका प्रारंभिक जीरो ही होगा। तो ये सब मान आप रखो, उभयनिष्ठ विभव प्राप्त हो जाएगा। अब जो भी उभयनिष्ठ विभव आएगा, देखो मैं अब इसको हल नहीं करने वाला हूँ, आपको ही हल करना है। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका उभयनिष्ठ विभव यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इसमें नेक्स्ट पूछा है प्रत्येक पर आवेश भी इसमें पूछ लिया है, ठीक है। तो अब आवेश बदल जाएगा, लेकिन अपन जानते हैं धारिता दी हुई है, तो वो Q1 डेज जो है वो क्या होगा, यहाँ पर C1V, ये मैंने पहले बताया। Q2 डेज कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश पूछा है C2V, C1 दिया हुआ है, ठीक है। और उभयनिष्ठ विभव यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, वो आप लिखोगे, इंटू करोगे, आवेश प्राप्त होगा, ठीक है। C2 दिया हुआ है और विभव जो उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होगा वो आप इंटू कर दीजिए, उससे आपको दोनों पर आवेश प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, देखिए 125 बूंद है और इनको 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। फिर कहा है कि अब देखो 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया है, मतलब प्रत्येक बूंद का विभव जो है वो 200 वोल्ट हो गया होगा, मतलब 125 बूंदों का जो विभव है वो 200 वोल्ट हो गया होगा। फिर कहा है कि इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, ठीक है, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। तो फिर जो पहले विभव था और अब विभव क्या होगा, मतलब विभव में परिवर्तन की गणना कीजिए, ठीक है। और पहले क्या ऊर्जा थी और अब क्या ऊर्जा है, वो आपको इसमें प्राप्त करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले तो देखो 100 इसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, आप उन चीज़ों का आप पहले नोटिस कर लीजिए, क्या चीज़ इसमें चेंज नहीं होती। देखो 125 बूंदों का जो आयतन होगा वो ही आयतन उस बड़ी बूंद का भी होगा। पहला पॉइंट तो ये, जो 125 बूंद का जो आयतन होगा तो मिलाएंगे तब भी उसका आयतन तो वही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। इनको जब इनको आवेशित किया गया है तो जो 125 बूंदों का जो आवेश होगा, ठीक है, क्योंकि इनको आवेशित करेंगे तो 125 बूंदों पर कोई आवेश उत्पन्न होगा, तो 125 बूंदों का जो आवेश होगा, ठीक है, वही आवेश जो है वो उस बड़ी बूंद का भी होगा। ये दो चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है, आयतन इसमें क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो 125 बूंद का आयतन ये बराबर है किसके, बड़ी बूंद
के आयतन के ये बराबर होगा। ठीक है, तो 125 बूंद का आयतन, अब बूंद गोलीय रूप में होती है तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, हम यहाँ पर इसको स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई, बड़ी बूंद के लिए मैं कैपिटल आर क्यूब कर लेता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये आर का इसके साथ में एक रिलेशन मिलेगा, है ना, आप इसका घनमूल ले लीजिए तो ये आएगा कैपिटल आर इक्वल 5 स्मॉल आर। ठीक है, ये रिलेशन आप आगे यूज करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहा कि इनका विभव जो है वो 200 वोल्ट है, वी आई। आप इसका प्रारंभिक विभव लिख लीजिए, कितना है 200 वोल्ट। आपको बस इसमें ज्ञात करना है क्या वी। अब कैसे प्राप्त करोगे, तो अब नेक्स्ट टर्म अपना क्या है इसमें कि जो 125 बूंद का जो आवेश होगा वही बड़ी बूंद का आवेश भी होगा। 125 बूंद का आवेश, है ना, छोटी बूंदों का आवेश है ये, इक्वल होगा वही बड़ी बूंद के आवेश के इक्वल होगा। ठीक है, तो 125 बूंद का 125 इंटू एक छोटी बूंद का आवेश कितना होगा। ठीक है, एक छोटी बूंद का आवेश होगा C1 लिख देता हूँ, सी, या चलो Vi लिख रहे हैं तो इसको मैं Ci कर देता हूँ, Ci इंटू Vi, है ना। Q इक्वल क्या होता है Cv, इस फॉर्मूले से Ci Vi। और बड़ी बूंद का आवेश मैं लिख देता हूँ Cf इंटू Vf। अब Ci क्या होगा, देखो 125 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, है ना, बूंद है गोलीय बूंद, और गोलीय बूंद की धारिता, गोले का धारिता क्या होती है, गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये लिख दिया वी आई। Cf क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू वी एफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अपन को इसमें वी एफ चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ अब वी एफ इक्वल 125 इंटू आर इंटू वी आई अपॉन कैपिटल आर। तो 125 इंटू स्मॉल आर का मतलब यहाँ पर कितना है, चलो स्मॉल आर, क्योंकि इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, वी आई इसमें दिया हुआ है कितना है 200, अपॉन कर देंगे कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मान कितना आया था 5 स्मॉल आर। ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 25 दूना 50 हो गया, मतलब इसका आंसर आएगा 5000 वोल्ट। ओके, 5000 वोल्ट इसका आंसर होगा। अब हमें वीएफ मालूम हो गया। ठीक है, अब हमें ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है ये मालूम करना है। तो देखो आप इसको ऐसे लिखिए कि यू आई, एक बूंद की ऊर्जा का मान कितना, 1/2 सी आई वी आई स्क्वायर, एक बूंद का ऊर्जा का मान। तो 125 बूंदों की ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 1/2 सी आई वी आई स्क्वायर। तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी है, बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/2 सी एफ वी एफ स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इनका अनुपात ले लो ताकि आपको मालूम हो जाए कि पहले की तुलना में ये कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे आगे। आप चाहो तो यू एफ डिवाइड यू आई लिख दीजिए, या फिर यू आई डिवाइड यू एफ लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जैसे यू एफ डिवाइड वी आई लिख दिया, तो 1/2 सी एफ, सी एफ का मतलब कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर वी एफ स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है, अपॉन वी आई 125 इंटू 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू वी आई स्क्वायर। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट इसमें कैंसिल हो गया, कैपिटल आर इक्वल यहाँ पर कितना है 5 स्मॉल आर, वी एफ कितना आया 5000। ठीक है, तो इंटू 5000, 5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 125 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, वी आई कितना था 200,
तो 2 इंटू 10 की घात 2 हो जाएगा ऑल स्क्वायर। ये r से r कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 25 आ जाएगा। यू एफ डिवाइड यू आई इक्वल 5 का स्क्वायर 25 हो गया इंटू 10 की घात 3 का स्क्वायर 10 की घात 6 हो गया अपॉन 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो गया 4। तो ये 25 से 25 गया यहाँ से, ये 2 बार कैंसिल हो गया तो ये 2 बचा, मतलब 100 बच गया, 100/4 बच गया। तो कितना आ गया 25 चौक 100 मतलब 25। तो अब UF का मान आप आसानी से बता सकते हो कि UF कितना परिवर्तित हुआ। UF मतलब अंतिम जो इसकी ऊर्जा थी, ठीक है, इनको जब मिलाया, बूंदों को मिलाया, तो ऐसा करने से इसकी ऊर्जा पहले जो इसकी प्रारंभिक बूंदों की जो ऊर्जा थी उसकी कितनी हो गई, ये 25 गुना हो जाती है। और बिल्कुल होगी, क्यों हो गई, जब आप कोई आवेशित बूंद है, देखो कोई बूंद पर पहले कुछ ऊर्जा थी, ठीक है, आवेश संचित है एक छोटी बूंद पर, अब 125 बूंदों को जब आप मिलाओगे तो ऐसे ही थोड़ा वो ये बूंदें मिल जाएगी, क्योंकि समान आवेश है, समान प्रकृति का आवेश है, और उन समान प्रकृति के आवेश के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। उन प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको उसको मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करना है। तो ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और इसी वजह से इनकी जो ऊर्जा जो है, जो पहले यू आई थी केवल, ठीक है, अब वो कितनी हो गई, बढ़कर 25 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो आपको इस तरीके का एक संधारित्रों का संयोजन दिया हुआ है, और इस संयोजन में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। कहा कि प्रत्येक संधारित्र जो है उन सब की धारिता जो है वो क्या है, C है, मतलब 1 माइक्रोफेरेड है, और इस A व B के मध्य की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये बिल्कुल इस तरीके से अनंत तक ये चलता जा रहा है। देखो इसमें इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, खास बात ये है कि 1 दिया हुआ है, फिर 2 श्रेणी क्रम में, फिर आगे 4 श्रेणी क्रम में, फिर 8 संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में, इस तरीके से आपको ये दिए हुए हैं। 1 फिर 2 फिर 4, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से ये क्रम है वो आगे अनंत तक इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ कि इसको पहले एक बार अनंत तक अगर अपन हल करें इनकी श्रेणी क्रम के लिए, क्योंकि हमें इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और ये सब क्या होते जा रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर हमें श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता अगर मालूम हो तो हम फिर समांतर क्रम के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये जो धारिता है ना, ये वाला संधारित्र है, इसकी धारिता मैंने लिखा C1 इक्वल C, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, या 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड। अब 2 जुड़े हुए हैं तो C2 आप जानते हो कितना हो जाता है, C/2। श्रेणी क्रम में अगर सब समान होते हैं तो 2 जुड़े हुए हैं तो C/2, 3 जुड़े हुए तो C/3, 4 जुड़े हुए तो C/4। इस तरीके से इनकी तुल्य धारिता हम लिख सकते हैं अगर समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 माइक्रोफेरड। इन 4 जुड़े हुए हैं तो C3 की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब C/4 मतलब 1/4 माइक्रोफेरड हो जाएगा। 8 के लिए देखें तो C4 इक्वल कितना हो जाएगा, C/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/8 माइक्रोफेरड हो जाएगा, और इस तरीके से ये चलता जाएगा अनंत तक। अब आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, सब समांतर क्रम में, ये सब क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अब इनके अपन तुल्य धारिता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिखूंगा CAB इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, C4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, या जो n दिया हुआ है। CAB इक्वल C1 कितना है, 1 माइक्रोफेरड, है ना, मैं 1 ही लिख देता हूँ अभी, ठीक है, माइक्रो हटा देता हूँ क्योंकि फाइनली सब माइक्रो में ही आएगा। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इस तरीके से चलेगा। अब अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 का आधा 1/4, इस आधे का आधा 1/4, मतलब एक गुणात्मक रूप ये इसमें प्राप्त हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अगर याद हो तो
पहला जो चैप्टर था उसका लास्ट एग्जाम्पल, पहले चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल था, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था गुणोत्तर श्रेणी का, जिसमें हमें मतलब कौन सा था, अध्यारोपण के सिद्धांत वाले पर एक उदाहरण था। उदाहरण क्या था कि एक्स एक्स पर कुछ आवेश रखे हुए हैं, मूल बिंदु पर कोई आवेश है, उस पर परिणामी बल ज्ञात करो, अनंत तक रखे हुए हैं 4 माइक्रोकूलम की। ठीक है, तो अगर याद हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक सूत्र का उपयोग करते थे कि इनका योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो योग के लिए हम लिखते हैं a/1 - r। a का मतलब होता है प्रथम पद और r का मतलब होता है सार्वय अनुपात, और ये जो सार्वय अनुपात का मतलब होता है b/a। ठीक है, इसको बोलते हैं b। ठीक है, ये तो होता है b और ये होता है a। ठीक है, तो बताओ बच्चों r इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2/1 मतलब 1/2। तो सी ए बी अब निकालना आसान हो गया। ठीक है, ए कितना है इसमें, पहला पद कितना है इसमें 1/1 माइनस आर कितना है बच्चों इसमें, आर अभी हमने निकाला कितना आ गया 1/2। तो 1/1 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1/2, फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 माइक्रोफेरेड। तो ये आ गई इसकी तुल्य धारिता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आधारित एक बोर्ड एग्जाम में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या था कि ये जो यहाँ पर सी दिया हुआ है ना, वो पहले उसका मान वास्तव में इस क्वेश्चन में तो ये सी पूछ रहा है, जबकि इस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें सी का मान दिया हुआ था और ये पूछा था सी ए बी बताओ, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम हो गया क्वेश्चन क्या था। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस तरीके का संधारित्रों का संयोजन है, इसमें एक ये सी है, अज्ञात संधारित्र है, आपको इन ए और बी के मध्य की तुल्य धारिता दी हुई है, कहा है 5 माइक्रोफेरेड है, तो सी का मान ज्ञात करो। इसमें पूछा है भाई सी का मान ज्ञात करो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट ये देखो, आप इनको देख कर भी, सर्किट को देख कर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो 1 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में अपन जानते हैं क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये इससे तो क्या बना 2 माइक्रोफेरेड बन गया। ठीक है, इधर इसकी बात करते हैं तो ये 4 और ये 4, इन दोनों से बच्चों क्या बना 8, समांतर क्रम में 8 माइक्रोफेरेड। तो ये तो हो गया 8। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर है ना 8, और देखो इधर क्या चल रहा है 2 माइक्रोफेरेड, और ये 2 माइक्रोफेरेड, और इधर ये 2 माइक्रोफेरेड। देखो ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड दोनों किस में आ जाएंगे, अब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो इनसे आपको क्या मिलेगा, एक और धारिता मिलेगी, क्योंकि दोनों समान हैं, तो 2 समान होते हैं तो आधा हो जाता है, तो कितना बचेगा 1 माइक्रोफेरेड। और बताइए इसमें देखो आप, ये दोनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये दोनों जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, सी इंटू 8/c+8। अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला किस में है, समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा C8 है ना +1 हो जाएगा, और ये इक्वल है किसके, AC AB के, तो ये कितना होगा 5 माइक्रोफेरेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको हल कर दिया है। अब आप इजीली इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5C + 8 × 5 = 40। ठीक है, 8C +1, ठीक है, प्लस C + 8। भाई इसका एलसीएम होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो C + 8 देखो, एक तो इससे इंटू होगा तो C + 8 ही बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा C + 8 इससे इंटू होगा तो 5C तो ये हो जाएगा, और 8 × 5 = 40 ये हो जाएगा। ये कितना हो गया टोटल 9C, और 9C में से 5C माइनस होगा तो कितना बचेगा 4C। ठीक है, और 40 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 32, तो 4 × 32, तो C इक्वल आएगा 8 माइक्रोफेरेड। ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि ये मैंने आपको रिवीजन में भी करवा दिया था और जब मैंने आपको पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको करवा दिया था, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। इससे भी मैंने टफ टफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या होती है कि एक तो है ना क्षेत्रफल बढ़ता है और एक क्या बढ़ती है, दूरी बढ़ती है। क्षेत्रफल जब बढ़ता है तब वो जो संयोजन बनता है, क्योंकि इसमें दो संधारित्र बनते हैं ऐसे, देखो एक तो एप्सिलॉन R1 का है, एक एप्सिलॉन R2 का है, इसमें परावितांक भरे हुए हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है, संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। देखो जब एप्सिलॉन R1 भरेंगे तो इनका ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण होगा तो मान लो कि यहाँ पर देखो इस पर प्लस, इधर तो प्लस उत्पन्न हो गया, क्लियर, और इधर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस। मैं वापस से समझा रहा हूँ। और इस वाले में क्या उत्पन्न हो गया, इधर तो प्लस, और यहां पर क्या होगा, माइनस। क्लियर यहां तक। और यहां पर क्या होगा, फिर से प्लस, और फिर यहां पर क्या होगा, माइनस। अपन जानते हैं कि जब संयोजन पढ़ते हैं, संधारित्रों का संयोजन पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि समान जो प्रकृति की जो प्लेटें जो हैं, अगर एक विभव से जुड़ी हुई होती है, आवेश की प्रकृति एक ही आवेश की प्रकृति की प्लेटें एक बिंदु से जुड़ी हुई होती है, तो वो तो होता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। और प्लस माइनस से, माइनस प्लस से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे हो मैंने, और इसके अलावा मैंने एक ट्रिक बताई फिर, ठीक है, कि इसमें क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जहाँ क्षेत्रफल बढ़ता है वो है क्या, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और जहाँ पर दूरी बढ़ती है वो होता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये वाला जो संयोजन है, ये वाला, ये तो बच्चों कौन सा बना, समांतर क्रम संयोजन। और ये वाला जो संयोजन है वो बनता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इनमें दोनों में ही इनकी तुल्यधारिता पूछी है, मतलब CA भी पूछा है। अब देखो इसकी C1 क्या है, C1 है इसकी एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन R1 इंटू क्षेत्रफल इसमें आधा हुआ है तो A/2, और दूरी इनमें सब सेम है D। और बिल्कुल ऐसे ही आप C2 लिखोगे इसके लिए, यहाँ पर C2 है इसका कितना, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R2 इंटू A/2 अपॉन D। क्लियर यहाँ तक भाई। इस वाले क्वेश्चन में क्या बटा है यहाँ पर, क्षेत्रफल, तो मैंने क्षेत्रफल को आधा करके यहाँ पर लिख दिया है। इसमें आप देखो इसका C1 कितना होगा, इसमें इसका C1 है क्या, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R1, क्षेत्रफल इसमें समान रखा गया है, दूरी यहाँ पर देखो इसकी दूरी D/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लिखोगे D/2। C2 के लिए इस वाले की बात करें तो इसका जो C2 जो है वो क्या होगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R2 इंटू A अपॉन D/2। ठीक है, अब आप इजीली इनको हल कर सकते हो। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन के लिए आप हल करो तो तुल्यधारिता समांतर क्रम संयोजन के लिए CAB इक्वल क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। आप इनको जोड़ो तो देख सकते हो आप, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 A/2, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन नोट A/2 डिवाइड D। तो एप्सिलॉन नोट A/2 मतलब 2D कर देता हूँ यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। क्लियर यहाँ तक। आंसर ये आ रहा होगा फर्स्ट का, ठीक है, यही आ रहा है। फिर इसका ये श्रेणी क्रम संयोजन है, और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले में क्या करना है, CAB इक्वल टू, या 1/CAB कर दो इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 तो D/2, तो 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, D/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 इंटू A। क्लियर यहाँ तक भाई। 1/C1, C1 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, तो ये D ऊपर चला जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से इसका होगा D/2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R2 इंटू A। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन करके लिखो, तो आप चेक करोगे 1/CAB
इक्वल डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन R2। ठीक है, अब आप इसको आगे और हल कर सकते हो। आंसर किस रूप में दिया हुआ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर पूरा हल करके इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पूरा हल कर लीजिए। ठीक है, तो 1 अपॉन CAB इक्वल टू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, आप एलसीएम लो इसका, एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2, ये हो जाएगा ऊपर एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ठीक है, अब CAB इसका चाहिए था, तो CAB इक्वल टू व्युत्क्रम कर देंगे, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बनेगा एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ और पॉइंट भी इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये यहाँ तक इसमें चलो ये तो समान रूप से भरा हुआ है, मान लो कि इसको भी एप्सिलॉन, इसमें 3 इस तरह अलग अलग परावृत्तांक भरे हुए होते, 3 भरे हुए होते, तब आप कैसे हल करते। एक बार मैं इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ तक तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर ये तो है एप्सिलॉन R1 का है, और ये है एप्सिलॉन R2 है, और ये एप्सिलॉन R3 है, ऐसा मानकर चलो। अब क्या करोगे आप, तो अब आपको आप चेक कर पाओगे। अब ये दो तो क्या होंगे समांतर क्रम में, आप पहले उनको सोल्व कर लो, फिर जो समांतर क्रम में आएगा वो इसके साथ में क्या होगा श्रेणी क्रम में, आप फिर उसको सोल्व करोगे। तो ये तरीका है। ठीक है, आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, आप इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब मैं फटाफट देखो ये क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ। इनमें देखो इसमें क्या है कि कुछ संधारित्र जो है बहुत ही सिंपल तरीके से संयोजित किए हुए हैं, और इनकी तुल्यधारिता यहाँ पर पूछी है। देखो इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर है एक संधारित्र, एक यहाँ है। ठीक है, और कहा है कि ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है 6 का है, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तुल्यधारिता पूछी, ये वाला जो संधारित्र है इसकी 12 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है, ये 8 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 16 है। कैसे हल करोगे, ये दोनों किस में है श्रेणी क्रम में, इसको हल करो, फिर इसके साथ में समांतर क्रम में जो इनकी जो तुल्यधारिता हमें प्राप्त होगी, जो इनकी हमें तुल्यधारिता प्राप्त होगी वो इन सब के साथ में क्या हो जाएगी श्रेणी क्रम में हो जाएगी, फिर आप है ना तुल्यधारिता आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं फटाफट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, एक विलगित चालक को दूसरे सेकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, देखो इसमें 2 चालक दिए हुए हैं। एक विलगित चालक को दूसरे सेकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ, ठीक है, बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, तो ये वाला पृष्ठ जो है ये पृथ्वी से संबंधित किया हुआ है। ठीक है, कहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मान लो कि अगर इसकी त्रिज्या जो है वो R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है R2 है। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात n अपॉन n माइनस 1 है। अब देखो ये त्रिज्या हमें कौन सी लेनी है, देखो इधर यहाँ पर आपको लेना है R2 अपॉन R1। क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पर n है और ये n माइनस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाला मान ज़्यादा होना चाहिए, नीचे वाला मान कम होना चाहिए, तो त्रिज्या R2 बड़ी होगी और R1 क्या होगी कम होगी, इसलिए हम इसको इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसका R2 जो है वो कितना आ जाएगा n अपॉन n माइनस 1 इंटू R1, ये हमें मिल जाएगा। फिर इसमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस संयोजन से गोलीय चालक की जो धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है। मतलब विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है C इक्वल, इस ये वाला विलगित गोलीय चालक है, इसकी धारिता क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है। ठीक है, अब आप इसकी तुल्य धारिता आप ज्ञात करो। भाई ये एक गोलीय संधारित्र बना हुआ है, गोलीय संधारित्र की धारिता अपन जानते हैं C डैश, लिख देता हूँ C डैश इक्वल क्या होगी
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, यही होता है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, बस इसमें ये जो भी मान है ये मान लिखो, ठीक है, हल हो जाएगा आसानी से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की जगह R1, ठीक है, और R2 की जगह आपको क्या लिखना है, n अपॉन n माइनस 1 इंटू R1, ठीक है, अपॉन R2 फिर से वही n डिवाइड n माइनस 1 इंटू R1 एंड माइनस क्या चल रहा है R1। अब आपको इसको हल कर लेना है बच्चों, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, अब ये बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर लोगे आप। देखो एक इसमें कहा है कि ऊर्जा घनत्व दिया हुआ है भाई, यूडी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, संधारित्र के प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। भाई यूडी दिया हुआ है और ई ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। यूडी इक्वल अपन जानते हैं क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, यूडी का मान दिया हुआ होगा, ई आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते ही हो, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हें कराए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इस 14 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। एक में कहा है कि इस तरीके से 2 प्लेटें हैं, ठीक है, इस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक तो प्लेट है ए, ठीक है, और यहाँ मध्य में भी कुछ प्लेटें दी हुई है इस तरीके से, और ये है क्या बी, और इनके बीच की चौड़ाई यहाँ पर सबके लिए क्या बताई हुई है, डी बताई हुई है, और कहा है कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, इनके मध्य की धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको देखो ये क्या करना होता है, इनको एक बैटरी से कनेक्ट करो, तो ये मान लो ये प्लस से जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से, तो जो प्लस वाला होगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस इस पर संचित हो जाएगा, ये ध्यान रखो, इस पर क्या संचित हो जाएगा, प्लस, इस पर क्या संचित हो जाएगा, प्लस, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये नंबर मतलब आप या तो इसको नंबरिंग भी देखकर आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है, इन पर क्या आ जाएगा माइनस, इन पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, इन पर क्या आएगा माइनस, इस तरीके से आप ध्यान रखो। संधारित्र आप देख सकते हो प्लस, फिर ये माइनस, माइनस वाला माइनस से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको प्लेट नंबर 1 कहो, ये प्लेट नंबर, ये फेसिंग सरफेस है 2, ये 3, ठीक है, या आप इसको प्लेट, चलो इसको आप प्लेट नंबर 2 ही बोल दीजिए, और ये प्लेट नंबर 3 हो गई, और ये प्लेट नंबर 4 हो गई। अब देखो ए और बी के बीच में ये कैसे जुड़े हुए हैं, आप चेक करो कि एक के सामने कौन सी प्लेट आ रही है, एक के सामने प्लेट आ रही है नंबर 2, ये एक है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने प्लेट कौन सी आ रही है, नंबर 2। 2 जो है, ठीक है, इस 2 वाली जो प्लेट है, देखो नंबर 1 प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ये भी आप ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है, ये जुड़ी हुई है किससे, ए से, और 2 को किससे जोड़ना है, बी से, और ये 2 जो है वो, ये मतलब ये 2 ही है, ये ध्यान रखना, ये 3 नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इस जगह से, ठीक है, ये 2 ही है, ठीक है। तो बच्चों 2 वाली जो है, ठीक है, ये इस 2 के बिल्कुल सामने क्या है, 3 है, और ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, बी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ कोई संधारित्र नहीं बनने वाला है, माइनस माइनस है, कोई संधारित्र नहीं बन रहा है। फिर अपन चलते हैं किस पर, प्लेट नंबर 3 पर। प्लेट नंबर 3 बी से जुड़ी हुई है, ठीक है, प्लेट नंबर 3 किससे जुड़ी हुई है, बी से जुड़ी हुई है, और 3 के बिल्कुल सामने प्लेट नंबर क्या है, 4 है, तो 3 के सामने प्लेट नंबर 4 है, और 4 प्लेट जो है वो जुड़ी हुई है किससे, ए से, तो ये ए से आप इसको जोड़ दो, ठीक है, और ये प्लेट नंबर क्या हो गई, 3, तो 2 और 3 ये किससे जुड़ी हुई है, बी से, तो 2 और 3 किससे जुड़ गई, बी से, तो ये कौन सी प्लेट थी, 4, और ये थी प्लेट नंबर 3। अब आप चेक कर सकते हो कि ये 2 संधारित्र बन रहे हैं और दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य धारिता, एक संधारित्र की तुल्य धारिता, एक संधारित्र की जो धारिता है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए। तो अभी यहाँ पर सी ए बी कितनी हो सकती है, 2 गुनी हो जाएगी, भाई समांतर क्रम में है, जुड़ जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी, सॉरी अपॉन में डी भी है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं समझा देता हूँ।
सेकंड पार्ट में देखो प्लेटें कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ रखे हैं। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये ए है, ठीक है, और ये है बी। इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये बी। मैंने ट्रिक बताई क्या है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, ठीक है। ये प्लस वाली होगी, ठीक है, ये प्लस वाली ही होगी, और ये क्या होगी, माइनस वाली होगी। आप चेक कर पाओगे, देखो ये आप जब इनको ए को प्लस की बैटरी से जोड़ोगे, बैटरी के प्लस से जोड़ोगे, तो ये है ना, ये प्लस वाला इस तरीके से आवेश इस पर फैल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये ध्यान रखना आपको, इधर भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और ये माइनस से जुड़ेगा तो ये माइनस यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, ये माइनस यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आप इजीली या तो इसको देखकर पहचान सकते हो कितने यहाँ पर संधारित्र बन रहे हैं। देखो प्लस के सामने बिल्कुल माइनस है, माइनस वाले के सामने प्लस है, प्लस वाले के सामने माइनस है, मतलब 3 संधारित्र यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। आप इनको अब जोड़ने का तरीका समझिए। पहले प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1, ठीक है। फिर आप चेक करोगे प्लेट नंबर 1 के सामने प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 1 के सामने प्लेट नंबर 2 है। एक किससे जुड़ेगी, एक जुड़ेगी ए से, इधर मैं ए लिख देता हूँ, और ये जुड़ेगी किससे, बी से, तो मैं इधर लिख देता हूँ 20। हो सकता है इधर और भी कोई प्लेट आ जाए। अब देखो प्लेट नंबर 2 है ना, प्लेट नंबर 2 जो है वो प्लेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने है, और 3 किससे जुड़ी हुई है, ए से, तो मुझे यहाँ नीचे बनाना पड़ेगा। ये प्लेट नंबर 3 होगी, और प्लेट नंबर 3 ए से जुड़ रही है, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। और इस 3 के सामने प्लेट नंबर 2 है, तो मैं एक प्लेट और बना देता हूँ, प्लेट नंबर 2, ठीक है। और ये दोनों ही किससे जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 2 किससे जुड़ी हुई है, बी से, तो मैं यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। ये बी के लिए हो गया, ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। अब प्लेट नंबर 3 प्लेट नंबर 4 के सामने है, तो एक प्लेट और हमें बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर नीचे और बना देता हूँ प्लेट नंबर 3। प्लेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने है प्लेट नंबर 4, 4 वाली जुड़ी हुई है किससे, बी से, और 3 वाली किससे जुड़ी हुई होगी, ए से। अब आप चेक कर सकते हो कि भाई एक संधारित्र जो होता है उसकी धारिता अगर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है, और 3 ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता बताओ कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है बच्चों, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है, सी धारिता के n संधारित्र दिए हुए हैं, और इसको श्रेणी क्रम संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता CS है, और कहा है कि ये n संधारित्र, तो अपन जानते हैं, मैंने आपको पॉइंट बताया था, रिवीजन में बता दिया था कि n संधारित्र सबकी धारिता समान होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए वो n तक हो, तो वो धारिता कितनी होती है बच्चों, C/n होती है। और समांतर क्रम के लिए हम CP लिखते हैं। देखो S का मतलब श्रेणी क्रम, P का मतलब पैरेलल, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे ही n संधारित्र जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, NC होगी। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि CP माइनस CS ये होगा क्या, n² - 1/n इंटू C, ये इसने कहा है भाई, ये सिद्ध करो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको आसानी से सिद्ध कर दोगे। CP माइनस CS इक्वल, CP क्या है बच्चों अपने पास में NC, और CS क्या है, C/n। यहाँ पर आप LCM लो तो क्या आ गया, अपॉन में n इंटू हो जाएगा n² C माइनस, और ये क्या हो गया, C कॉमन ले लीजिए, तो बताओ CP माइनस CS इक्वल कितना आ जाएगा, n² - 1/n इंटू C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या, समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या R जो है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और काय संधारित्र कौन सा है, समांतर प्लेट वाला है, ये ध्यान रखना आपको। प्लेटों के बीच की दूरी मतलब D इसमें दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो हवा के लिए मतलब निर्वात में संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, मतलब C0 इसमें ज्ञात करो। तो C0 इक्वल मैं डायरेक्टली अभी बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, आपको यहाँ पर इसका उपयोग करना है।
बच्चों सी नोट एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻12। एक क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन प्लेट की त्रिज्या दी है तो पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पर उपयोग करो। अपॉन डी यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इनको मीटर में कन्वर्ट कर देना और हल कर लेना। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा, यहाँ पर मान रखो और हल कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें कोई रामायण नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 2.78 पिको फेरेड, ये इसका आंसर आ है। ठीक है, तो ये हमने आज 4th चैप्टर के जो पीछे वाले जो न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल अगर छूट गया हो या तुम्हें नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, मैं इनको आसानी से आपको पर भी अगले नेक्स्ट वीडियो में इनको समझा दूंगा। और अपन कल नेक्स्ट वीडियो में या कल जो है अपन 5th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो 4th चैप्टर यहाँ तक न्यूमेरिकल आप एक बार खुद भी कर लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से और समझ लेना अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत सरल तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ढंग से आपको ये वीडियोस देखने हैं, लेक्चर देखने हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल उससे भी बेटर, मतलब जितना बेटर हो सके उतना बेटर तरीके से मैं आपको यहाँ पर अब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर यहाँ तक का आपको 4th चैप्टर वाला जो चैप्टर है रिवीजन और न्यूमेरिकल पोर्शन जो था अपना ये क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ वही खास बात मेरी फिर से मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि अगर कोई नया बच्चा है, नया स्टूडेंट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।